बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक नदी थी जिसके किनारे मंजीनाथ नाम का आदमी अपनी बीवी सुल्लू के साथ रहता था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, इसलिए दूसरों के खेत में जाकर काम करके पैसे कमाते थे। एक दिन ऐसे ही वो दोनों काम पर जाने के लिए निकले तो जाते जाते सुल्लू की नजर नदी में पड़ी। नदी के किनारे एक छोटा सा पेड़ था और उसके डाली में कुछ फंसा हुआ था। सुनो जी, वो नदी में क्या बहता हुआ आया है? डाली में अटक गया है शायद। वो उस चीज के पास जाने लगे। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे उन्हें एक बदबू आने लगी थी। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? शायद उसी चीज से आ रही है। लोग भी ना कुछ भी फेंक देते हैं नदी में। दोनों उस चीज के पास चले गए। उस चीज से बहुत बदबू आ रही थी। मंजीनाथ ने उस चीज को बाहर निकाला तो वो दोनों उसे देखकर डर गए, क्योंकि वो और कुछ नहीं, एक सड़ी हुई लाश थी जो नदी में बहती हुई यहां तक आ गई थी। अब हम क्या करें? ये तो लाश है। भगवान, हमें जल्दी से पुलिस को बुलाना चाहिए। थोड़ी ही देर में वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। उन दोनों ने इंस्पेक्टर को वो लाश दिखाई। इस लाश के बारे में तुमने किसी को बताया तो नहीं? नहीं साहब, किसी को नहीं बताया। बताना भी मत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस नदी से अब रोज लाशें बहती हुई आएंगी। तुम्हें एक काम करना होगा। सुबह से जितनी भी लाशें बहती हुई आएंगी तुम उन्हें बाहर निकालोगे और शाम को मुझे सौंप दोगे। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मंजीनाथ और सुल्लू डर गए। पर साहब, रोज लाशें क्यों आएंगी? वो तुम मत सोचो, बस जितना कहा जाए उतना ही करो, क्योंकि इस काम के तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। बोलो, करोगे? पैसों की बात सुनकर मंजीनाथ और सुल्लू सोच में पड़ गए, पर आखिरकार उन्होंने ये काम करने का तय किया। उस दिन से नदी में बहुत सी लाशें बहती हुई आती थी और फिर मंजीनाथ और सुल्लू मिलकर उन्हें बाहर निकालते और इंस्पेक्टर को दे देते। इंस्पेक्टर भी उन्हें दिन के पैसे देकर उन लाशों को ले जाता। नदी में आने वाली लाशें बेहद बदबूदार रहती थी। एक बार मंजीनाथ और सुल्लू एक लाश को नदी से बाहर निकाल रहे थे, तभी उसकी बदबू से सुल्लू को चक्कर आने लगे और वो नीचे गिर गई। मंजीनाथ उसे उठाकर घर में ले गया। तुम यहीं आराम करो, बाकी की लाशें मैं निकालता हूं। सुल्लू को सुलाकर वो बाकी की लाशें निकालने के लिए नदी के पास चला गया। मंजीनाथ जब घर आया तो सुल्लू अब भी सो रही थी। उसने सुल्लू को जगाया। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। अगर और लाशें आई तो कोई तो यहाँ होना चाहिए ना। मैं जाती हूँ। हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है। तुम्हें पुल पार करके दूसरे गांव जाना होगा। रास्ता लंबा है। कुछ नहीं होता, मैं चली जाऊंगी। अगले दिन सुल्लू डॉक्टर के पास चली गई और मंजीनाथ नदी पर लाशें इकट्ठा करने लगा। कुछ देर बाद वहां इंस्पेक्टर आ गया। साहब, आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, बस ऐसे ही। कितनी लाशें निकाली? सुबह से 3 निकाली है। अच्छा, ठीक है। इतने में इंस्पेक्टर का ध्यान नदी में गया। उसे एक लाश आती हुई दिखी। अरे वो देखो, और एक लाश। जाओ निकालो। मंजीनाथ नदी में गया
और उस लाश को घसीटता हुआ बाहर ले आया। उसने उस लाश को पुलिस वाले के सामने रख दिया। लाश से बहुत बदबू आ रही थी। इंस्पेक्टर ने पैर से उस लाश को सीधा किया और चेहरा देखने लगा। मंजीनाथ ने उस लाश का चेहरा देखा तो बुरी तरह से डर गया, क्योंकि वो लाश उसकी बीवी सुल्लू की थी। वो वहीं पर रोने लगा। अरे सुल्लू, यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ इसे साहब, क्या हुआ? तुम्हारी बीवी कहाँ गई थी? साहब, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गई थी, पर पता नहीं है यहाँ कैसे पहुंच गई। इंस्पेक्टर मंजीनाथ पर चिल्लाने लगा, तुमने उसे अकेले क्यों भेजा, और वो भी दूसरे गांव? अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसे हुआ क्या है? आपको पता है? मुझे बताइए। इंस्पेक्टर अब उस नदी की असलियत बताने लगा। ये सब इस नदी की वजह से हो रहा है। कुछ दिन पहले गांव में नदी पर जो पुल है, उस पर बहुत भीड़ थी। बहुत से लोग आ जा रहे थे, पर अचानक वो पुल हिलने लगा और बीच में से टूटने लगा। लोगों ने भागना शुरू किया। लगभग सभी लोग पुल से उतर गए, पर एक आदमी का पैर पुल में फंस गया और वो पुल पर ही फंसा रहा। लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर उस पुल पर जाने से सब डरते थे। अचानक उस नदी में एक ऊंची लहर उठी और उस आदमी को वो नदी ले गई। आदमी के नदी में गिर जाने के बाद वो पुल फिर से जुड़ गया। वो आदमी नदी में डूब गया और थोड़ी देर बाद उसका सारा खून नदी में बहने लगा। मतलब ये नदी इंसानों को अपने अंदर खींचती है? हाँ, उस पुल से जाने वाले हर इंसान को ये खींच लेती है। और तुम्हें जो पहली लाश मिली थी, वो उसी आदमी की थी। ये कैसे हो सकता है? उस आदमी के शरीर पर तो कोई चोट के निशान नहीं थे। हाँ तो, पर आपने कहा कि उसका सारा खून नदी में बहने लगा था, जबकि उसका शरीर बिल्कुल ठीक था, बस सड़ चुका था। ये नदी का एक और भयानक सच है। मतलब? अभी दिखाता हूं। इंस्पेक्टर ने अपने पास रखा हुआ चाकू निकाला और मरी हुई सुल्लू के शरीर में घुसा दिया। अरे ये आपने क्या किया? जैसे ही इंस्पेक्टर ने चाकू घुसाया, सुल्लू के शरीर से खून की बजाय नदी का पानी बहने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर सिकुड़ने लगा। सुल्लू को देखकर मंजीनाथ और जोर से रोने लगा। अरे ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये नदी सिर्फ इंसानों को खींचती नहीं, बल्कि उनका सारा खून बाहर निकालकर उसके अंदर अपना पानी भर देती है, जिसके कारण शरीर सड़ जाता है। और इसलिए तुमसे ले जाने के बाद हम इन लाशों में से ऐसे ही पानी निकालते हैं और उन्हें जला देते हैं। इंस्पेक्टर सुल्लू के साथ बाकी की लाशें भी अपने साथ ले गया और उन्हें जला दिया। मंजीनाथ इंस्पेक्टर के कहने पर चुपचाप वो काम करता रहा। नितिन इस बार अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने दोस्त राघव के गांव गया था। उसके पास अभी 2 हफ्ते बाकी थे, जो वो उस गांव में बिताने वाला था। एक शाम यूं ही बरामदे में बैठे हुए नितिन राघव से पूछता है, यार तेरा ये गांव कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। मतलब ना बिजली ना पानी, ये सब तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन यार ऐसा क्या है कि शाम ढलने के बाद इस गांव में कोई परिंदा भी नजर नहीं आता? ऐसा क्या अजीब है तेरे गांव में? भाई नितिन, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ऐसे उठपटांग से सवाल मत पूछा कर। बस इतना समझ जा कि जैसे यहाँ के लोग रहते हैं वैसे रहने की कोशिश करना। कल रात को भी मैंने तुझे फोन पर बात करते हुए छत पर जाते देखा। मैंने तुझे बोल रखा है, एक बार अंधेरा हो जाए तो फिर बेडरूम में चले जा और फिर शांति से रहना है। वाह भाई, अब ये गांव वाले क्या कम थे?
जो अब तू भी इस फालतू बकवास में शामिल हो गया। भाई ये 21वीं सदी है, तू अब तक ये भूत प्रेत में फंसा है। देख नितिन, मैंने तुझको पहले भी बोला है और अब भी बोलूंगा, अगर अपनी सलामती चाहता है तो जब तक तू गांव में है सावधान और सतर्क रह। इतना कहकर राघव अपने कमरे में चला जाता है। इधर अकेले बैठा नितिन राघव की बातों को मन ही मन सोच सोचकर हंस रहा था। ये राघव भी ना, जब भी गांव आता है इसका हाव भाव ही बदल जाता है। वैसे ये सब बेवकूफ होंगे, लेकिन मैं इनकी तरह डरने वालों में से नहीं हूं। अरे जो चीज होती ही नहीं उसके चक्कर में मैं अपनी आजादी क्यों छोड़ूं? नितिन को राघव की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था और ना उसके मन में कोई डर था। लेकिन जैसा कि एक कहावत प्रचलित है, कई बार डरना जरूरी भी होता है, क्योंकि कई दफा ये आपको मौत और भयानक तबाही से भी बचा सकता है। आज की रात नितिन का सामना भी कुछ ऐसी ही खौफनाक सच्चाई से होने वाला था, जिससे टकराने के बाद इंसान वापस नहीं लौटता। रात को खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। धीरे धीरे रात और काली होती जा रही थी। इसी बीच नितिन को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। हेलो अंजलि, कैसी हो? लेकिन तभी उसके कमरे में सिग्नल वीक पड़ जाता है, जिससे वो घर से बाहर आ जाता है। उसके फोन का सिग्नल अभी भी वीक ही था, इसीलिए वो गांव के सुनसान इलाके में सिग्नल तलाशते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सिग्नल स्ट्रांग हो रहा था और अब वो अच्छी तरह बात कर पा रहा था। बात करते करते एक लंबा वक्त गुजर गया। रात के करीब 12:30 बज रहे थे और नितिन भी बात करते करते बहुत दूर आ चुका था, जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी उसे अपने पीछे तेज पायल खनकने की आवाज सुनाई पड़ती है। उसे बड़ा अजीब सा लगता है। गांव की कोई औरत, और वो भी इस वक्त। इतना सोचता हुआ वो जैसे ही पीछे पलटता है, उसके होश उड़ जाते हैं। एक जले हुए चेहरे वाली औरत, जिसके पैर उल्टे थे और आंखें काली, वो उसके करीब आती है और इसके साथ ही नितिन एकदम जोर से चिल्लाता है और वहीं फिसलकर गिर जाता है। इसके साथ ही उसके फोन की बैटरी भी जवाब दे देती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो डरावनी औरत नितिन की नजरों के सामने से गायब हो जाती है। अब ये उसका भ्रम था, वहम था या फिर जो भी था, इससे उसे एक तेज धक्का जरूर पहुंचा था। अरे यार, ये ना जाने मैं घर से कितना आगे आ गया। यार कहीं वो राघव की बात सच तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा भी भला होता है क्या कहीं? छोड़ो यार, अब जल्दी से घर जाता हूं। अगर घर वाले जाग गए और मुझे नहीं पाया तो बहुत गुस्सा करेंगे। इतना सोचते हुए नितिन तेज कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ ही पल में उसके बढ़ते कदम थम जाते हैं, ये देखकर कि सामने एक पेड़ के पास एक उल्टे पैर वाली औरत स्थिर खड़ी है। भले वहां कोहरा अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में नितिन को वो उल्टे पैर साफ साफ नजर आ रहे थे, जो किसी औरत के थे। वो औरत पेड़ से सटी नितिन के ठीक उल्टी दिशा में खड़ी थी, जिस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। इस बार फिर उसे शक होने लगा कि कहीं ये भी उसका वहम तो नहीं। लेकिन इस बार जो वो देख रहा था वो उसका वहम नहीं, एक खौफनाक सच्चाई थी। इसके बाद वो वापस पीछे मुड़ जाता है और अपना रास्ता बदल देता है।
और दूसरे रास्ते से घर की तरफ जाने लगता है। ये रास्ता एक कच्ची सड़क जैसा था, जो कि एकदम सुनसान और अंधेरे में खोया नजर आ रहा था। नितिन घबराया हुआ लगातार उस रास्ते से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक और बात थी कि उसे खुद नहीं मालूम था कि ये रास्ता आखिर जाता कहाँ है। अब क्योंकि वो इस गांव से नहीं था, तो उसे बहुत कम जानकारी थी यहाँ के लोग और यहाँ की सड़कों के बारे में। वो बस यूं ही चले जा रहा था, क्योंकि मेन रोड पर वो चुड़ैल घाट लगाए खड़ी थी। नितिन उस कच्चे रास्ते पर भी काफी आगे तक आ चुका था, और तभी अचानक वो रास्ता खत्म हो जाता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, और तभी अचानक से सामने वही औरत प्रकट होती है जो उसे अभी चौराहे पर दिखी थी। नितिन डर के मारे कपकपाने लग जाता है। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो ठीक से खड़ा भी रह सके। तभी वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल एक भयानक आवाज में बोलती है, क्या तुझे इस गांव में देर रात भटकने का अंजाम नहीं मालूम? अंजाम केवल मौत है, मौत। अब इसके लिए तैयार हो जा। इसके बाद वो चुड़ैल नितिन के पैर पकड़कर उसे जंगल के रास्ते पर खींचने लगती है। नितिन लगातार रहम की भीख मांगता है। नहीं, अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है, नितिन, नितिन। ये आवाज राघव की थी। इस आवाज को सुनते ही नितिन खुशी से चिल्लाने लगता है, राघव, मेरे भाई, मैं यहाँ हूँ, जल्दी से आजा। राघव अपने दादाजी के साथ हाथ में मशाल लिए वहां आता है। मशाल को देख के वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, और नितिन मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच जाता है। जिसका डर था वही हुआ ना। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वो तो शुक्र है तेरी गर्लफ्रेंड का, जिसने कॉल कट होने से पहले तेरी चीख सुनी और तुरंत मुझे कॉल किया और हम यहाँ पहुंचे, वरना आज तो तेरी जिंदगी का चैप्टर क्लोज था। अरे हाँ यार, अब मुझे याद आया, जब मैं पहली बार उस चुड़ैल को देखकर चीखा था, तब मेरा फोन चालू ही था। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तुम्हारे जैसे बच्चे ना जाने इस उम्र में क्यों इतनी नादानियां करते हैं। जब तुम्हें बोला गया है कि एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल इस गांव में हर रात घूमती है और जवान पैरों की तलाश में होती है, तो तुम्हें इसका खौफ होना चाहिए। खैर, ऐसी बेवकूफी फिर कभी दोबारा मत करना। इसके बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। गांव घरों में यही मानना है कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टे होते हैं, जिससे आप एक बड़ी सी भीड़ में भी ये पहचान सकते हो कि कहीं इंसान के भेष में आपका सामना किसी चुड़ैल से तो नहीं हुआ। अमित ऑटो चलाता था। एक दिन बहुत काम होने की वजह से रात के 12 बज गए थे। अमित घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में अमित को एक सुंदर लड़की दिखाई दी। रुको, रुको भैया, रुको। अरे मैडम, आप इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? भैया, मैं इस जगह किसी को जानती नहीं हूँ, यहाँ पर नहीं आई हूँ। कहाँ जाना है आपको? वो उसे एक पर्ची देते हुए कहती है, मुझे इस पते पर जाना है। ठीक है मैडम। अमित अपना ऑटो चला ही रहा था कि उसका ध्यान शीशे पर पड़ता है। शीशे में रूपा का असली चेहरा दिख रहा था। रूपा एक चुड़ैल थी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई है? ये लड़की तो एक चुड़ैल है। भगवान मेरी रक्षा करे, मुझे बचा ले।
भैया बस ऑटो रोक दीजिए, मुझे यही जाना है। हे भगवान रक्षा कर, भगवान रक्षा कर। कितने पैसे हुए? अमित बिना पैसे लिए डर के मारे ऑटो को पूरी तेजी से अपने घर चला जाता है। बिना खाए पिए अमित सो जाता है। सुबह जब उठता है, रात को क्या हुआ था जी? भूत देख लिए थे का? तुम्हें कैसे पता? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। आप सीधे आए और कुछ बोले भी नहीं, खाना भी नहीं खाए और बस जाके सो गए। मुझे कुछ याद नहीं है। अमित और कमला आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रूपा दरवाजा खटखटाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रूपा को देखकर अमित के पसीने छूटने लगते हैं। आइए अंदर आइए, आइए। इस मोहल्ले में मैं नहीं हूँ। भैया कल मुझसे पैसे लिए बिना ही वहाँ से चले गए। कोई बात नहीं। क्या हुआ था जी? आपके इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? गर्मी बहुत ज्यादा है ना, शायद इसलिए। हाँ हाँ। रूपा पैसे देकर चली जाती है। अमित और कमला आपस में बात करने लगते हैं। आपकी तबीयत ठीक है ना? तुम उस लड़की से दूर रहना, इसी में हमारी भलाई है। अरे ये क्या बोल रहे हैं जी आप? अमित काम करने चला जाता है। कमला रूपा से मिलने जाती है। अरे दीदी आप यहाँ? हाँ, मैं सोची तुम नहीं आई हो, अकेले सामान की व्यवस्था नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए चली आई। बहुत अच्छा किया। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। और तुम्हारा? मेरा नाम रूपा है। वैसे भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने रात में मेरी मदद की थी। रूपा नाम बहुत अच्छा है। किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। कमला को वहां बहुत अजीब सी गंध महसूस होती है और वो घर आ जाती है। रात हो जाती है। अमित और कमला सो रहे होते हैं। तभी कमला को अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। कमला खिड़की से बाहर झांक के देखती है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। उठिए जी, अजी उठिए, देखिए ना बाहर कौन है। चुड़ैल, मुझे पता था यही होगा। अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। क्या पता था आपको? हाँ? कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ। दोनों सो जाते हैं। सुबह उठते ही अमित मोहल्ले के सरदार से बात करने चला जाता है। सरदार के साथ अमित का दोस्त सुमित भी होता है। अमित क्या बात है, बहुत डरे हुए हो? सरदार जी, हमें कुछ करना होगा। हुआ क्या है, पहले बताओगे तब ना। हमारे मोहल्ले में चुड़ैल रहती है। कल रात मैं और मेरी पत्नी कमला दोनों ने उस चुड़ैल को देखा। चुड़ैल कुछ बोल रही थी? हाँ, बोली रात में जिसे देख लूंगी उसे छोड़ूंगी नहीं। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। अरे हमारे मोहल्ले में कोई चुड़ैल नहीं है। सरदार वहां से चला जाता है। अमित और सुमित आपस में बात करने लगते हैं। अमित, हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई हुई है, बहुत सुंदर है, वो हमें बहुत पसंद है। सुमित, तुम दूर रहना उस लड़की से। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वही लड़की चुड़ैल है। तुम भी गजब का मजाक करते हो। मत करो विश्वास मेरी बातों पर, एक दिन पछताओगे। एक दिन सरदार रास्ते में जा रहा था तो सामने से रूपा को आते देख रुक जाता है। तो तुम ही हो नई लड़की? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं इस मोहल्ले का सरदार हूँ। अच्छा, तो आप हैं सरदार जी। आपको यहाँ किसी प्रकार की मदद चाहिए तो हमें बता देना। मदद? वो तो तुझे चाहिए होगी आज।
कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, आज रात आप मेरे घर आइए खाना खाने। रात हो जाती है। अमित और उसकी पत्नी कमला सो नहीं पाते हैं। उन दोनों को अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी अमित को बाहर सरदार दिखाई देता है। ये सरदार अकेले इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है? होगा कुछ काम, करने दीजिए ना उसे। आज सरदार चुड़ैल के हाथों नहीं बचेगा। तभी रूपा सरदार के पास आती है। अब ये रूपा सरदार के पास क्यों आई है? उसी वक्त रूपा चुड़ैल में बदल जाती है। हे भगवान, रूपा ही चुड़ैल है। कमला छिपकर देख रही होती है। तभी चुड़ैल सरदार का गला पकड़ के हवा में उठा देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आओगे? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। चुड़ैल सरदार का खून चूस चूस के मार देती है। ये सब देख अमित और कमला बहुत डर जाते हैं। सुबह दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अब हम लोगों का क्या होगा? ये रूपा ऐसे ही हम सबको एक एक करके मार देगी जी। अब भगवान ही बचाएगा हम सबको। हम लोग ना इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं आज कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। कल हम लोग इस मोहल्ले को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अमित काम के लिए चला जाता है। कमला घर में अकेली होती है। तभी रूपा वहां आती है। मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, क्या थोड़ी सी चीनी मिलेगी? आज ये चुड़ैल मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी। दीदी, दीदी, किस सोच में पड़ गई आप? कुछ नहीं रूपा। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ी चीनी चाहिए थी। हाँ, अभी लाती हूँ। हाँ, अभी लाती हूँ। कमला रूपा को चीनी दे देती है। रूपा चली जाती है। रात बहुत हो जाती है। अमित ऑटो लेकर घर जा रहा होता है। आज भी बहुत रात हो गई। उस चुड़ैल के हाथों में मैं पड़ गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। तभी अमित को सुमित दिखाई देता है। अमित ऑटो रोक देता है। अमित कुछ बोलना चाहता है, उससे पहले अमित को रूपा दिख जाती है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल रूपा है। आज ये मेरे दोस्त सुमित को नहीं छोड़ेगी। मैंने सुमित को मना किया था, उसने मेरी बात नहीं सुनी। कुछ भी हो, इसे मुझे बचाना पड़ेगा। अमित दोनों के पीछे जाने लगता है। तभी अमित को दोनों की बातें सुनाई देती है और अमित छिपके सुनने लगता है। रूपा, तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर? और मैं? ये कहकर रूपा चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल, अब कैसी लगी मैं तुझे? हाँ? हूँ ना सुंदर? हूँ ना सुंदर? मुझे छोड़ दो, बचाओ, बचाओ। अमित कुछ कर पाता उससे पहले ही चुड़ैल सुमित का गला तोड़ देती है और उसका खून पीने लगती है। अमित ये सब देखकर डर के मारे जल्दी से ऑटो लेकर घर चला जाता है। क्या हुआ जी? इतनी देर कहाँ कर दी? हाँ? और इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो आप? कमला, उस चुड़ैल ने सुमित को मेरे सामने मार दिया। मैं वहीं था, सब देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। क्या? सुमित को मार दिया चुड़ैल ने? हाँ, अब इस चुड़ैल का कुछ करना होगा, नहीं तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अमित और कमला सुबह होते ही बाबा के पास चले जाते हैं और बाबा को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। बेटा,
हम तुम्हारे दोस्तों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस चुड़ैल को हम छोड़ेंगे नहीं। अब एक भी जान नहीं जाएगी। बाबा, कृपया कुछ कीजिए। इसका समाधान है, हम जो बोलेंगे बस तुम लोग उतना करके रखना। हम कल तुम्हारे घर आएंगे। आप बताइए, हमें क्या करना होगा? बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रखना और किसी को मत बताना कि ये सब हमने तुमसे कहा है करने को। अमित कमला घर वापस आ जाते हैं। जैसे बाबा ने बताया होता है वैसे ही अमित बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रख देता है। शाम हो जाती है, फिर बाबा वहां आते हैं। नमस्कार बाबा। सदा खुश रहो बेटे। लकड़ियों का इंतजाम हो गया? जी बाबा, हो गया। रात हो जाती है, बाबा पूजा करने लगते हैं। तभी रूपा चुड़ैल बनकर बाहर आती है। किसकी इतनी हिम्मत, जिसने मुझे बुलाया? आज मैं उसका खून पी जाऊंगी। मेरी हिम्मत हुई। आज तेरा आखिरी दिन है, तो बता तेरी कोई आखिरी इच्छा? हाँ, तेरा खून पीना है। अमित, लकड़ियों में आग लगाओ। अमित लकड़ियों में आग लगा देता है। बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल जैसे ही बाबा को मारने की कोशिश करती है, बाबा चुड़ैल को आग में धक्का दे देते हैं और चुड़ैल आग में जलकर मर जाती है। अब ये चुड़ैल खत्म हो गई, दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। उस दिन के बाद चुड़ैल दोबारा कभी नहीं आई। अमित और कमला खुशी खुशी रहने लगे।